Good morning. What we understood in yesterday's session was that why we need to have GST. Obviously, the requirement of new tax is nothing but the limitation of earlier taxes. So जो पुराने taxation system में loopholes थे, lacunas थे, issues थे, उसको resolve करना ही primary purpose होता है नए taxation system को लेके आने का. अगर वो fulfill नहीं होता है तो फिर नए taxation system का कोई मतलब बनता नहीं. So that is what we exactly understood in our yesterday's session, that why we need to have GST in our country. Can anyone tell me few of them, जितना आपको याद हो कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें से, what were the factors which we need to consider as I'll say triggering point for the purpose of bringing GST in our country? Can anyone tell me? कल जो डिस्कस किया था बहुत सारे पॉइंट मैंने बोले थे आपको कि क्यों GST चाहिए हमें. So anyone, any of those points which we discussed in the last lecture? Equal development of the country. We can consider India as a nation now, which earlier we considered for taxation purpose, obviously. States as a different countries. Yeah. No specific act for service. No specific act for service. Okay. Then Poor taxation system. poor taxation system तो is very kind of अभी भी है वो. I should not say on record. अभी मेरे को भी ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है सारा, तो किसी का नाम ले लिया. तो पुअर टैक्सेशन सिस्टम तो देखो बहुत सारी जगह पे है, अभी भी बहुत सारी जगह पे लेक्यूना है, जीएसटी में भी है लेक्यूना, बहुत सारे इश्यूज हैं, पीपल आर फेसिंग दिस इश्यूज. सो स्टिल आई ऑलवेज कंसीडर एज अ पुअर टैक्सेशन सिस्टम. अभी भी है वो इश्यू, बहुत सारे को होता है. बट आई नीड सम स्पेसिफिक आंसर. एग्जैक्टली what exactly what we discussed was not just a poor taxation system yesterday. मैंने point to point बोला था कि देखो ये होता है, अब ये नहीं होगा, ये होता था, अब ये नहीं होगा. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम इफेक्ट होती थी पहले, यानी सेंट्रल को ज़्यादा मिल रहा था, स्टेट को नहीं मिलता था. सॉरी वो स्टेट गुजरात को स्पेसिफिकली ज़्यादा मिल रहा था और यूपी को कम मिल रहा था. So that is what exactly she said, that unequal development of a nation. Yes. क्यों होता था ऐसा? Consumption based tax system नहीं दिखी है. तो क्या था पहले? Manufacturing. हाँ, consumption based taxation system का मतलब ऐसा नहीं होता कि when the tax is being levied on the sales then it is a consumption based. That is not a reason. Excise has never created any cascading effect. I am telling you. Why? बिकॉज वो पूरे कंट्री में लगता था. सो अगर यूपी वाला बंदा, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर यूपी वाला बंदा गुजरात के मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है गुड्स, उस पर एक्साइज पे हुई है, तो वो केस में यूपी वाले को एक्साइज की क्रेडिट तो मिलती थी बिकॉज एक्साइज इज बीइंग लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. द रिस्ट्रिक्शन वाज ओनली फॉर स्टेट लेवल टैक्सेस. वैट की जगह पे सीएसटी आ गया बिकॉज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए उसको आईटीसी नहीं मिलती थी. So that was a separate part. But when it comes to excise, तो excise की क्रेडिट तो मिलती थी. आप कंट्री में कहीं से भी खरीदो मैन्युफैक्चरर से, तो वो क्रेडिट मिलती ही थी. लेकिन उसमें आपको क्या ख्याल रखना है कि आप किससे खरीद रहे हो? मैन्युफैक्चरर से. हेलो, कौन एक्साइज चार्ज करता है? द वन हु मैन्युफैक्चर्स. हेलो, जागो सुना है? कौन एक्साइज चार्ज करता है? एक्साइज किस पे लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है. सो जब एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है तो एक्साइज चार्ज कौन कर सकता है? मैन्युफैक्चरर. हु इज अ मैन्युफैक्चरर? द वन हु डज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज अ मैन्युफैक्चरर. तो आप बोलोगे ना सर मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे ना, ऐसा नहीं होता है. आप एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो? हाँ, नहीं ना.
आप एसी के शोरूम में या क्रोमा में चले गए या रिलायंस डिजिटल, पता नहीं वहां बिकता है नहीं बिकता है, लेकिन आप किसी शोरूम या शॉप में जाके खरीद रहे हो, वो मैन्युफैक्चरर है क्या? नहीं, वो कौन है? डीलर है, ट्रेडर है। तो वो एक्साइज चार्ज कर सकता है क्या? नहीं। एक्साइज कौन का चार्ज कर सकता है? तो फिर मैन्युफैक्चरर। एक्साइज कौन चार्ज कर सकता है? ओनली मैन्युफैक्चरर। सो ट्रेडर एक्साइज चार्ज नहीं कर सकता है। ट्रेडर क्या चार्ज करेगा? वैट, सीएसटी। अरे वेट, आई एम सेइंग द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच वाज क्रिएटेड इन अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम। ट्रेडर क्या चार्ज करेगा? वैट और तो ट्रेडर के एक्साइज में रजिस्टर्ड होगा क्या? नहीं होगा ना। ट्रेडर होगा एक्साइज में रजिस्टर्ड, क्यों होना है भाई उसको? बिकॉज वो एक्साइज चार्ज ही नहीं कर सकते, तो रजिस्टर्ड एक्साइज में आप हो ही नहीं सकते हो। आप एक्साइज में कब रजिस्टर्ड हो सकते हो? जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो एक्साइज का क्रेडिट ट्रेडर को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर उसने एक्साइज का क्रेडिट चलो ले भी लिया तो यूज कहां करेगा? एक्साइज का क्रेडिट वैट के पेमेंट के लिए नहीं हो सकता ना। एक्साइज इज कमिंग फ्रॉम अदर एक्ट, वैट इज कमिंग फ्रॉम अदर एक्ट। एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। So you cannot use excise duty for VAT, and similarly you cannot use VAT for the purpose of excise. So trader अगर manufacturer से खरीद रहा है goods, trader, आप normal like shopkeeper के बारे में सोचो, normal shopkeeper के बारे में, उसने सारे बिस्किट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शैम्पू, shops, so many things which he has kept in his shop. वो सारे अगर वो मैन्युफैक्चरर से फॉर एग्जांपल खरीद रहा है, डीमार्ट ले लो, वो सारे वो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, तो उसको एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड व्हेन आई से दैट एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैन यू इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ इट? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इट? व्हेन आई विल से दैट कि आपने 100 रुपीज का रिचार्ज कराया लेकिन बैलेंस नहीं आया, क्रेडिट नहीं मिला तो वही हुआ ना। So that 100 is now your cost. Otherwise, when you recharge or when you recharge your Paytm wallet, I'll say, and you are transferring fund from your bank to your Paytm wallet, is it your expenditure? No, because still there is a receivable. Credit मिलना मतलब क्या? Receivable है, अभी वो expense out नहीं हुआ है. Still it is your receivable. It is still not your expenses. Therefore, so far as you are availing credit, it is not treated as an expenditure. But the moment you are not able to avail the credit, it becomes your expenditure. And the moment it becomes your expenditure, it will increase the cost of the product also. Are you getting what I am saying? तो ट्रेडर, आप चलो फिर सोचा कि एक काम करते हैं, हम ट्रेडर से क्यों खरीदें? आप किससे खरीदोगे? सीधा मैन्युफैक्चरर से। तो हमें कभी क्रेडिट मिल सकता है क्या? हम कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। एंड दैट इज वेयर व्हेन आई यूज दैट वर्ड, नो, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। सो डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि टैक्स कहां जा रहा है? डेस्टिनेशन पे, जहां पे गुड्स जा रहे हैं, टैक्स भी उसके साथ वहीं जा रहा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन टैक्स? यू नो, हु विल अल्टीमेटली बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स? द वन हु कंज्यूम, द वन हु कंज्यूम। सो इट इज वेरी मच सिमिलर कि आपको मैंने 50 किलो की एक बोरी दे दी, आपने अपने सर पे रख ली। हाँ, अगर आप आगे पास ऑन नहीं कर सकते हो तो वो बोरी का वेट आपको उठाना पड़ेगा। तो आप फटाफट पास ऑन कर रहे हो कि बोरी का वेट आप खुद उठा रहे हो, वो देखना है। अगर आपने पार्लेज बिस्किट का एक पैकेट खरीदा खाने के लिए, फिर आगे आपने पास ऑन किया? नहीं किया, आपने खुद कंज्यूम कर लिया, तो टैक्स कौन पे करेगा? द वन हु इज कंज्यूमिंग। हेलो, अल्टीमेट कंज्यूमर विल बेयर द टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम का प्रिंसिपल, who will bear the tax? Ultimate consumer. The one who is consuming more will pay more.
बट लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं किसी और मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा था और मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की मेरे खरीदी पे, मेरे परचेज पे, मेरे इनपुट पे, तो उसकी मैंने आईटीसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल मैं कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मैंने आगे वो बर्डन पास ऑन कर दिया दूसरे बंदे को। So far as you are able to pass on the burden of tax to the next person, you can avail the credit. But the moment you are not able to do that, moment you are an ultimate consumer, you have to bear the implication of the tax. You have to bear the implication of the tax. And when you will see that impact and incidence, मैंने लेक्चर जो लिया था ना ऑनलाइन वाला, उसमें नहीं बोला था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस बोथ आर ऑन द सेम पर्सन। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस मतलब द वन हु पे इज एन अल्टीमेट बेयरर। मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न में फाइल कर रहा हूं, मेरा जितना इनकम टैक्स पे करने को आया मैंने ही पे किया और मेरी ही जेब से पे किया, मैं किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता हूं, मुझे पे करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, मैं सामने वाले से कलेक्ट करता हूं इनवॉइस में चार्ज करके। मैंने 10,000 का इनवॉइस दिया, मैंने 10,000 का इनवॉइस दिया, सो मैंने 10,000 का इनवॉइस दिया शुभम को, 10,000 प्लस 1,000 जीएसटी, 11,000 का टोटल इनवॉइस दिया उसे, उससे मैंने 11,000 कलेक्ट किए और मैंने पे किया गवर्नमेंट को 1,000। तो हु इज पेइंग? पेइंग इज मी, बट उसका इंसिडेंस इंपैक्ट मेरे पे आया कलेक्ट करके पे करने का, लेकिन इंसिडेंस अल्टीमेट इंपैक्ट इज ऑन हूम? इज ऑन शुभम, बिकॉज पैसे किसकी जेब से निकले? शुभम की। So now if Shubham is not able to pass on that burden to someone else, he has to bear the heat of that tax. Otherwise, so far as you are passing it on, you are not bearing a tax burden. Are you getting what I'm saying? Now again I'll come on that because we need to understand the complexity which were there, and this my initial basic first chapter takes around a week to 10 days. The moment we understand this core concept of the GST, then understanding of the concept of supply, then understanding composite supply, understanding composition levy, understanding ITC principle, understanding how to file return, understanding the exemption, understanding the place of supply. There are so many topics which are there. Understanding of all those things are directly connected with this basic understanding. Then only, if you are poor in this basic understanding, then you would not be able to reconnect yourself. Because मैं तब जब रीजन बोलूंगा ना, देखो लॉ किसने बनाया? भगवान ने बनाया क्या? नहीं ना, इंसानों ने बनाया। तो कोई इलॉजिकल चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लॉ कभी भी इलॉजिकल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि लॉ के पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता है, वो हो सकता है। लॉ इलॉजिकल नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग इट? लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दिस इज इलॉजिकल सो आई विल नॉट पे टैक्स। दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव क्रिएटेड अ लॉ बाय कीपिंग सो मेनी कॉमन फैक्टर्स इन योर माइंड। सो आप ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नहीं बोल सकते हो कि नहीं दिस लॉ इज इलॉजिकल, आई नॉट पे टैक्स। व्हाट इज दिस? इज इलॉजिकल। सिग्नल पे आपने लाइट रख दी और पैसा कलेक्ट कर रहे हो लाल लाइट पे, तो ये इलॉजिकल है। क्या प्रॉब्लम? क्यों लाल कलर? मैं नहीं टैक्स पे करूंगा। हाँ, मुझे ब्लू कलर चाहिए था, आई विल नॉट पे द टैक्स। ऐसी चीजें नहीं चलती। सो प्रिंसिपल इज टू अंडरस्टैंड the theme, the logic, the reasoning behind why the law has been drafted in this way. Why the law has been drafted in this way. Another important point is law will never be against, specifically when I say GST or an income tax also, but on a more extent on a GST, if I say GST law can never be against a trade. ट्रेड के अगेंस्ट में वो हो ही नहीं सकता है। अगर ट्रेड या फिर ओवरऑल इंडिया के ट्रेड के अगेंस्ट में वो लॉ बना दिया तो फिर ट्रेड अफेक्ट होगा। अगर ट्रेड अफेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलेगा? सो कभी वो ट्रेड के अगेंस्ट में नहीं होता है, ना ही कभी वो इलॉजिकल होता है। सो बाय कीपिंग द थीम of consumption based taxation system, by keeping the theme in your mind that why the GST has been brought, keeping the reason that why the GST is required for our country, the remaining principle of a GST has been
drafted keeping the main object in a mind. So आप ये मेन ऑब्जेक्ट को जितना दिमाग में रखोगे, जब भी आपको कोई क्वेरी होती है या फिर जब भी आप सीए में हो गए, उसके बाद आपको किसी ने कोई डाउट पूछा रिलेटिंग टू द जीएसटी और किसी ने कोई ओपिनियन लिया ना, तो आपका बेसिक रीजनिंग स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, सीधा सेक्शन पे मत चले जाओ. ओके, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज द concept, or let me understand what is your situation, then bring that situation into the logic of the GST and then come to the conclusion, rather than just coming to the conclusion ऐसे ही. और आप ये जितना रीजनिंग क्लियर रखोगे ना, उतना आप जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचोगे. सो उसके बाद क्या होता है, अभी जैसे मुझे कोई फोन कर रहा है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवाइस चाहिए टू जीएसटी की, तो मुझे 90% वो जब क्वेरी पूछता है तब पता होता है कि ऐसा ही होगा. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको तभी फोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब बैठो तभी आप उसको आंसर दे दो. कोई ऐसा नहीं पूछता है. हमें वो मिथ है ना एग्जाम में भी, कि एग्जाम में हमें क्या पूछेंगे कि पेज नंबर 41 पे क्या लिखा लिखो. ऐसा होता है कि कभी एग्जाम नहीं होता है ना, या फिर सेक्शन ये लिख दो, ऐसा भी नहीं होता है. एग्जाम में जीएसटी में क्वेश्चन क्या आएंगे, सिचुएशनल. ये सिचुएशन है, इस पे जीएसटी पे करना है या नहीं पे करना है, पे करना है तो कितना पे करना है, एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा. सो दैट सिचुएशंस वुड बी गिवन, एंड फॉर द सिचुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से प्रिंसिपल को टच करके मुझे आंसर देगा. तो आप ऑलवेज कैन हैव अ टाइम इन योर रियल लाइफ कि ओके, आई अंडरस्टूड योर सिचुएशन, गिव मी सम आवर्स to refer back to the books, refer back to the law, and then I'll come to the conclusion in writing, rather than saying हाँ tax pay करे तो. That is the wrong approach. या फिर हाँ don't pay and don't pay tax. Don't do that. You need to understand the situation, take your time, and then come to the conclusion with section to section, clause to clause, proviso to proviso, explanation to explanation, that why you are saying this. Why you are saying this, that you should pay tax, or why you are saying this, that you should not pay the tax. Now for all those things, so you need to understand this basic principle, that what should be your reasoning techniques of GST. So that is what exactly we are discussing, that earlier there are 4 taxes which we know कि भी ये थे. एक था excise, service tax, VAT, CST, which got subsumed in GST. तो एक्साइज किस पे लगता था, कौन पे करेगा, ओनली मैन्युफैक्चरर. सो मैन्युफैक्चरर के अलावा कितनी कैटेगरी हो गई. अगर हम बेसिक देखें ना तो 3 बिजनेस होता है. एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है ट्रेडर, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर. ये 3 बेसिक बिजनेसेस होता है. इन तीनों में से कहीं पे हम फॉल होंगे. एक होता है क्या, मैन्युफैक्चर. नाउ मैन्युफैक्चरर इज आल्सो अ ट्रेडर. सो मैन्युफैक्चर करके वो कुछ अपने पास थोड़ी रखता है, वो मैन्युफैक्चर करके गुड्स क्या करता है, बेच रहा है. सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं अभी भी प्री जीएसटी में ही हूं. जब हम जीएसटी नहीं था और पढ़ना स्टार्ट करते थे ना एक्साइज और सर्विस टैक्स, तो मेरे पहले 10 लेक्चर रहते थे 1947 के पहले के, क्योंकि उससे पहले आया 1944 से आया जीएसटी, तब से स्टार्ट करते थे. सो ये एक्साइज ये आज की प्रोडक्ट नहीं है. दिस एक्साइज इज बीइंग लेविड इन आवर कंट्री सिंस सो लॉन्ग. सो जो राजा महाराजा कलेक्ट करते थे ना कि भी कितनी पैदाश हुई, उसमें से ये पोर्शन आपको 1/3 या 1/4, दैट इज समथिंग यू नीड टू गिव टू द किंग. व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन an indirect tax, but in a kind. Now we need in a cash. Earlier it was in a kind, now it is in a cash. इंडिया में एक्साइज ड्यूटी कब आया सबसे पहले पता? गांधी जी ना चल के डांडी गए थे, डांडी कुछ. दैट वाज समथिंग वेयर दे वर लेविंग एन एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सॉल्ट, बट देन बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट डिलेड, एंड देन इन 1944 अगेन एक्साइज ड्यूटी केम. सो दैट इज ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस. And that is what we need to understand, that excise is being levied by a manufacturer, and the credit of excise also can be availed only by another manufacturer or service provider. क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर क्या चार्ज करेगा? सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स किसकी रेवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. एक्साइज कौन चार्ज करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी रेवेन्यू? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो दोनों रेवेन्यू किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट सर्विस टैक्स के लिए यूज कर सकते हो। आंसर इज यस, बिकॉज बोथ आर बीइंग लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने किसी कंसल्टेंट इंजीनियर से कोई सर्विसेज ली, उसने आपको सर्विस टैक्स चार्ज किया, तो क्या आप सर्विस टैक्स की क्रेडिट ले सकते हो? आंसर इज यस, यू कैन यूज दैट सर्विस टैक्स क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ पेमेंट फॉर एक्साइज ड्यूटी, वाइस वर्सा। हम दोनों के लिए यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लेवी दोनों की किसने की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जबकि अगर, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, again we are in a pre-GST period, pre-GST regime, earlier regime में, मतलब एक्साइज वाले टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस प्रोवाइडर और अ ट्रेडर। क्या है वो? वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम रजिस्टर्ड इन एक्साइज, वैट और अ सर्विस टैक्स। आई एम रजिस्टर्ड इन अ सर्विस टैक्स। Now imagine an office of a chartered accountant or a cost accountant. To start your offices, what you need? Premises. हाँ? वो premises के अंदर क्या चाहिए हमें? Computers. Obviously staff चाहिए, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं होता है. So we need computers, we need basic infrastructure, air condition हो गया, fan हो गया, lights हो गई. ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो आप किससे खरीदते हो? ट्रेडर्स से, मैन्युफैक्चर से नहीं खरीदते हम लोग। कभी सुना कि बालाजी का 10 रुपए का वेफर का पैकेट चाहिए और आप चले गए राजकोट, मुझे आईटीसी चाहिए 1 रुपए की, भाई नहीं जाते हैं। हम कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडर के पास। और मैन्युफैक्चरर इन many industry is not selling directly from their plant. They have appointed a dealer and they have to sell through those dealer. So अगर आपको एक मोटर चाहिए तो मोटर आप लेने के लिए फैक्ट्री में इंक्वायरी भी करोगे ना, तो बोलेंगे नहीं नहीं, बड़ौदा में हमारे डीलर है, आप उनसे जाके खरीद लो। सो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये, या फिर क्लास ओनर ने, कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम कहाँ से खरीदा? हमने ट्रेडर से। ट्रेडर से खरीदा तो उसने क्या चार्ज किया उस पे? क्या चार्ज किया? वेट, बिकॉज़ वो गुजरात से खरीदा, वी अज्यूम दैट वी आर परचेसिंग फ्रॉम गुजरात। उसने क्या चार्ज किया? तो क्या हमें क्रेडिट मिलेगी? वेट की क्रेडिट मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वेट इज बीइंग लेविड बाय, and what I am paying on my services is what? Service tax levied by. तो वैट की क्रेडिट सर्विस टैक्स के सामने सेट ऑफ हो सकती है क्या? नो। बट नाउ इन जीएसटी, यस। समझ आ रही है ना बात? हर एक लेक्चर में कुछ नया आएगा जो आपको लगेगा ओके फाइन, ये लास्ट टाइम नहीं सोचा था। सो देयर आर सो मेनी such sort of reasons, because of all those reasons we need to have GST, which is a common tax for everyone, to reduce cascading effect. What is the cascading effect? Tax on a tax. अब क्योंकि मुझे वैट की क्रेडिट ना मिलती, इसलिए that becomes my cost. जैसे कि मैंने ये आईफोन खरीदा, मेरे फर्म के यूज के लिए खरीदा, हाँ, तो बहुत सारे ऐसा एडवाइस करते हैं, काम करो आईफोन अगर खरीदने है तो आप एप्पल के प्ले स्टोर नहीं, क्या बोलते हैं, एप्पल स्टोर्स में जाके खरीद लो। या फिर बहुत सारे ऐसे भी फोन मिलते हैं जहाँ पे आप बिल नहीं देगा वो आपको, इलीगल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आपको अराउंड 30% कम में फोन मिल जाएगा, अनलॉक किया हुआ, दूसरी कंट्री से मंगाया हुआ। तो जब भी फोन खरीदना होता है तो हम क्या सोचते हैं कि काम करते हैं, when you are able to purchase the phone of 50,000 into 35,000, तो कोई खरीदेगा 50 वाला? नहीं खरीदेगा।
अब क्योंकि ये फ़ोन मैं मेरे ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो 50,000 के अंदर 18% तो जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा. दैट इज नॉट माई कॉस्ट. प्लस आई कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑल्सो. सो एवरी एक्सपेंडिचर अगर आप फर्म के लिए यूज कर रहे हो तो दैट ऑल द एक्सपेंडिचर इज एट डिस्काउंट ऑफ 30%. because partnership firm is in the 30% कैटेगरी. अगर ये फोन में जीएसटी के पहले खरीदता तो क्या चार्ज होता है इस पे? वैट. तो मुझे क्रेडिट मिलती? नहीं मिलती. अब मिलेगी? यस. तो मना नहीं कर सकता है. कोई भी चीज पकड़ो ना, आपने लेटर हेड से लेके प्रिंटर से लेके कंप्यूटर से लेके कीबोर्ड से लेके फर्नीचर से लेके कुछ भी खरीद लो, पहले कुछ क्रेडिट मिलती थी. एंड दैट क्रेडिट आप अगर सोचो किसी फर्म के बारे में तो एक साल में उसका खर्चा कितना होता है फर्म की साइज के ऊपर डिपेंड करता है. और सारे खर्चे पे आप 18% की क्रेडिट, एवरेज में 18% रेट मान के चलो, 18% क्रेडिट इस सर्विस प्रोवाइडर को वैट का नहीं मिलता था. या 5% भी अगर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट नहीं मिलता था. 18% में क्यों? क्यों? क्योंकि हम खरीदते हैं किससे? ट्रेडर से. ट्रेडर ने तेरा मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज भी चार्ज की तो वो बिकम द कॉस्ट फॉर अ ट्रेडर. तो उसने अपना मार्जिन तो बढ़ा दिया होगा क्योंकि उसके लिए तो कॉस्ट हो गई अभी. प्लस ऊपर 5% उसने वैट चार्ज किया तो वो 15% अगर एक्साइज ड्यूटी है, 5% ये हो गया तो 20% प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती थी सिर्फ बिकॉज ऑफ पुअर टैक्सेशन सिस्टम which now we can reduce. So the cost will go down. When the cost will go down, obviously I'll consider all these factors when I'm quoting my fees to some client. कि अब मेरा खर्चा उतना नहीं हो रहा है. So let's pass on this benefit to the ultimate consumer also. And that is how we can reduce the effect of cascading, which earlier was there because of multiple point of taxes, multiple time of levy and taxes being levied by different government on different event. So therefore again that is again one of the reason why earlier tax regime was not proper, I'll say, and we need to have new taxation system, new taxation policies. And that is where in 2017 this new GST from 1st July was implemented in our country. लेकिन implementing a new taxation system in the country of having population of 135 crores and more is not an easy task, because now all the transactions which are taking place in the country, understand how important this is. All the transactions which are happening in the country, all the transactions, when I say means all the transaction conducted by the person who is registered in a GST, we assume that majority of the businessmen are registered in a GST. All those transactions required to be uploaded on a portal called a GSTN, which is the managing portal for this GST. सारे ट्रांजैक्शन अपलोड करने पड़ेंगे तो ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी. क्यों? क्योंकि कल हमने एग्जांपल में जो देखा था कि अगर गुजरात की कंपनी यूपी की कंपनी को कोई सप्लाई कर रहा है तो वो आईजीएसटी फ्लो करना चाहिए गुजरात से यूपी तक. ऐसा तभी होगा जब हम हर एक ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल करें, हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करें. एंड मैन्युअली ये चीज पॉसिबल है ही नहीं. वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर दैट पर्पस. इफ फॉर एन अकाउंटिंग पर्पस, अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट नीड टू थिंक दैट कि कितना पैसा गुजरात से निकल के यूपी गवर्नमेंट को देना है. नाउ फॉर दैट the transactions are required to be uploaded on a portal, and that portal will do the calculation that okay fine, this money transfer from Gujarat to UP, this money transfer from UP to Gujarat, this money transfer from Maharashtra to Haryana, this money transfer from Tamil Nadu to Karnataka on the basis of transactions. And then net effect at the end of the year would be considered, and that much amount of money would be the revenue of respective government, respective state and central government. All the transactions required to be uploaded
on a portal, do you have any idea that how many transactions are taking place in a day? How many transactions might be taking place in a month? We normally file return on a monthly basis. In some cases, you can file return on a quarterly basis also, where you need to upload your each and every transaction on a portal. Each and every transaction on a portal. अगर आप ट्रांजैक्शन लेवल डिटेल नहीं अपलोड करोगे तो सामने वाले को क्रेडिट कैसे मिलेगा? कैसे सिस्टम है बताए? अगर आप यहाँ से किसी को मेल करते हो तो सामने वाले को वो मेल रिसीव होगा. अगर आपको किसी को अटैचमेंट भेजना है तो आप यहाँ से अपलोड करोगे मेल के लिए. अपलोड करके वो आपने सेंड किया तो सामने वाले को मेल मिला, तो उसने मेल ओपन करके क्या लिखा था वो पढ़ पाया. या फिर व्हाट्सएप पे आप किसी को फाइल भेजी तो आपने यहाँ से अपलोड की, सामने वाले को भेजा, उसने ओपन करके देखा, तब वो पढ़ पाएगा ना. सिमिलरली जब तक मैं यहाँ से बोलूंगा नहीं कि ये गुड्स मैंने आपको बेचे हैं यूपी वाले को, ये टैक्स पे किया है, इतने अमाउंट का टैक्स पे किया है, तो जो यहाँ से मैं मेरा आउटवर्ड सप्लाई अपलोड करूंगा, मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, वो सामने वाले को अपने इनवर्ड सप्लाई में दिखेगा लॉगिन करके. तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो मेरे होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन मैं जीएसटीएन के पोर्टल पे जाके अपलोड करूंगा. मेरा लॉगिन आईडी होगा, लॉगिन आईडी से मैं ये ट्रांजैक्शन को अपलोड करूंगा एज माय आउटवर्ड सप्लाई. सामने वाला भी देख लेगा कि ओके फाइन, दैट सिद्धार्थ हैज शोन दिस ट्रांजैक्शन एज एन आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज माय इनवर्ड सप्लाई. सो उसने जो मुझे इनवॉइस दिया था और यहां पे जो पोर्टल पे दिख रहा है दोनों सेम है, और जितनी टैक्स मैंने पे किया था उतना ही मुझे दिख रहा है. सो नाउ ही कैन अवेल द क्रेडिट एंड ही कैन शो दिस एज अ प्रूफ टू द गवर्नमेंट कि देखो ये मैंने आईजीएसटी पे किया तो उसकी मैंने क्रेडिट ली है. एंड देन इन दिस वे द होल मनी विल बी passing through the channel of GSTN from one state to another state, and the tax will keep on changing its color. Tax will keep on changing its color. बहुत ध्यान से सुना, शायद ये अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत ध्यान से सुना कि टैक्स कैसे अपना कलर चेंज करता है. बहुत शांति से सुनना. A Limited of Baroda has sold goods to B Limited of Ahmedabad. कौन सा टैक्स चार्ज हुआ इस पे? CGST. एंड अब जब भी हम बोलेंगे SGST तो हम बोलेंगे कौन सा SGST? गुजरात SGST, बिकॉज SGST हमारे पास कितने हैं? 28 प्लस 2. समझ रहे हो? जितने स्टेट हैं उतने SGST लॉ है हमारे पास. तो अगर A Limited of Baroda is selling goods to B Limited of Ahmedabad, उस पर कौन सा टैक्स चार्ज होगा? CGST एंड गुजरात SGST. ठीक है. B Limited of Ahmedabad सेम ट्रांजैक्शन को आगे कंटिन्यू करता है. B Limited of Ahmedabad is selling to the C Limited of Mumbai. कौन सा टैक्स चार्ज होगा? We assume that everyone is a trader. So जो एयर कंडीशन A Limited of Baroda ने B Limited of Ahmedabad को बेचा था, जिसपे CGST एंड गुजरात SGST चार्ज हुआ था, वही एयर कंडीशन B लिमिटेड ने कंज्यूम नहीं किया है. उसने किसको बेचा है? C लिमिटेड ऑफ मुंबई को. अब उसने क्या चार्ज किया है? IGST. और ये IGST पे करने के लिए वो क्या यूज कर सकता है? CGST SGST. आंसर इज यस, बिकॉज जोकर इज अ जोकर. In any way you can convert in any tax, and for this tax you can use anything. तो ये वो जोकर हुआ ना. Are you getting? So ये जो CGST SGST होगा जो B लिमिटेड ने पे किया है अपने परचेजेस पे, उसको वो यूज कर सकता है किसके लिए? फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ IGST. सी ये जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये शायद मेरे 50 लेक्चर खत्म उसके बाद बहुत सारे को समझ में आया. सो डोंट वरी अगर नहीं समझ में आता है, अगर समझ में आता है इट्स वेरी गुड. तो आप थीम समझ रहे हो क्या हो रहा है. तो टैक्स ने अपना कलर चेंज किया ना. CS में से क्या हो गया अभी वो? तो अभी C लिमिटेड ऑफ मुंबई को क्रेडिट किसका मिला? IGST का. अभी C लिमिटेड ऑफ मुंबई ने D लिमिटेड ऑफ पूना को बेचा, वही एयर कंडीशन. अब क्या चार्ज होगा? CGST एंड महाराष्ट्र SGST. तो IGST ने वापस अपना कलर चेंज किया, क्या कर दिया?
और वहां से गया यूपी, यूपी से गए पूना, पूना से गए पटना, फिर भी ना मिला सजना वाला। And the text will keep on changing its color. Text was keep on changing its color. And now I'm bringing the point, if you can connect this, no, it's very good for you. And I'll say that you now understand everything very clearly. Now just think about the situation of an earlier tax regime. और यहाँ पे कहीं पे टैक्स का क्रेडिट अटका नहीं है, किसी के लिए कॉस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि सी एस बिकम एन आई अगेन बिकम सी प्लस एस, एंड दिस सी प्लस एस अगेन कैन बिकम फर्दर सी प्लस एस और बिकम एन आई। कहीं पे कन्वर्जन में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जब चाहो तब उसका कलर चेंज कर सकते हो और सामने वाला जब चाहे तब क्रेडिट ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन से स्टेट में है। अब जस्ट थिंक अबाउट अ सिचुएशन, जस्ट थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन एन अर्लियर टैक्स regime. A Limited of Baroda is selling air condition to B Limited of Bombay. ट्रेडर है, क्या चार्ज करेगा वो? इंटरस्टेट हुआ ना बेटा, क्या होगा? CST। तो B Limited को क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। CST है ना, क्रेडिट नहीं मिलेगा B Limited को, तो उसके लिए कॉस्ट बना। B Limited of Mumbai is selling the same air condition to C Limited of हरियाणा। वापिस क्या चार्ज हुआ? वापिस क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। C Limited of हरियाणा is selling the same air condition to D Limited of तमिलनाडु। तो आप क्या मानते हो कि कोई पर्टिकुलर गुड्स होगा वो एक ही बार बिकता है क्या? नहीं, मल्टीपल बार बिकता है। मैन्युफैक्चरर से गया फर्स्ट स्टेज डीलर से गया सेकंड स्टेज डीलर से गया होलसेलर से गया वो रिटेलर से फर्दर रिटेलर और वहां से अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर इसके बीच में मल्टीपल स्टेट्स आए, जितनी बार CST चार्ज हो, सो एवरेज एक गुड्स अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बहुत सारे गुड्स के अंदर होता है ना कि ये वेस्टर्न रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर ये है, तो वही गुड्स अगर मल्टीपल स्टेट को मल्टीपल टाइम क्रॉस करता है तो मल्टीपल टाइम CST चार्ज होगा, और जितनी बार CST चार्ज होगा उतनी बार वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि टैक्स तो क्रेडिट मिल नहीं रहा है। सो A Limited ऑफ बड़ौदा ने जब B Limited ऑफ बॉम्बे को बेचा था तब B Limited के लिए वो कॉस्ट हो ही गया था। सो अगर 100 रुपीज के गुड्स थे और 5 रुपए भी उस पर CST चार्ज हुआ था तो B के लिए उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं मैं। 100 में जो निकला था बड़ौदा से, तो ये पेन अगर बड़ौदा में उसकी वैल्यू 100 है तो बॉम्बे में कितनी हो गई? 105। वही पेन बड़ौदा में कितने में मिल रही है? बॉम्बे में कितने में मिल रही है? ये 5 रुपए मार्जिन एडिशन है क्या? टैक्स कुछ मार्जिन एड ही नहीं किया भाई। वही पेन बॉम्बे से निकल के कहां पे गई? हरियाणा। 5 रुपए और टैक्स जोड़ लो, 5 रुपए हम 5% की जगह 5 रुपए टैक्स जोड़ लो, तो हरियाणा में कितने में हो गई अभी ये? 110। वहां से कहां पे गई वो? तमिलनाडु। 100। गुजरात में कितने मिल रही है? मल्टीपल टाइम गुड्स आर ट्रैवलिंग and you have increased the value of that goods by 15 rupees. Does real, I'll say value addition हुआ goods में 15 रुपए का? कुछ goods के अंदर कोई value addition, कुछ नया इस पे मैंने लगाया 15 रुपए का, कोई value addition हुआ? And that was the reason and that is still a reason कि आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में prices of the goods are अलग अलग। सो आप सीमेंट गुजरात में खरीदो तो ये प्राइस, महाराष्ट्र में खरीदो तो ये प्राइस। पेट्रोल में भी होता है ना, स्टेट वाइज डिफर होता है वो। पेट्रोल में तो अभी भी कंटिन्यू है, क्यों? मैं आई विल कम ऑन दैट। आर यू गेटिंग इट? तो जो पेन आपको बड़ौदा में 100 में मिल रहा है, वो अगर ये वाला पेन ये रूट पकड़ा, ये पेन है कि बॉम्बे से गए हरियाणा, हरियाणा से तमिलनाडु, तो पेन 115 का हो गया। स्टिल वी हैव नॉट एडेड एनी मार्जिन इनटू इट, स्टिल कुछ ऐड नहीं करोगे तो भी, बिकॉज CST इज योर कॉस्ट। सो एक गुड्स, आप एक इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में सोचो ना, एक छोटा सा बेयरिंग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग इज
आप सोचोगे उतना क्या फर्क पड़ता है, नहीं, आप कंट्री एज अ होल देखो तो कितना बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। एक छोटा सा बैरिंग है, बैरिंग, छोटा सा एक बैरिंग है, वो बैरिंग लगा तो बैरिंग यहाँ पे बिका, गुजरात से गया वो कहाँ पे, बॉम्बे, छोटा सा बैरिंग बॉम्बे में गया, सीएसटी चार्ज हुआ होगा उस पर। ये बैरिंग बॉम्बे में किसी मोटर के अंदर फिट हुआ और वो मोटर फिर बिका कहां से, बॉम्बे टू हरियाणा। दूसरी बार ये बैरिंग ने ट्रैवल किया, बैरिंग अभी लगी हुई है ना मोटर के अंदर, तो मोटर की जो कॉस्ट होगी या मोटर का जो प्राइस होगा उसके अंदर बैरिंग की कॉस्ट होगी कि नहीं होगी। तो वो बैरिंग लगी हुई मोटर गई बॉम्बे से कहां पे, हरियाणा। ये मोटर जितनी बिकी, ये मोटर किसी बड़े मशीन के अंदर हमने लगाई हरियाणा वाले ने और उसको बेचा उसने कहां पे, तमिलनाडु। तो ये जो बड़ा मशीन है जिसके अंदर ये मोटर लगी हुई है, जनरेटर है जिसके अंदर ये मोटर लगी हुई, तो मोटर के अंदर बैरिंग भी है ना अभी भी। तो दैट बैरिंग which is an industrial component, so there are so many components. Take an example of cable, take an example of aluminum, take an example of steel which has been used in all this. Are you getting what I am saying? Forget about the bearing. Bearing के लिए भी उसको स्टील चाहिए रहेगा ना, तो ये स्टील got converted into bearing, bearing got converted into motor, motor get converted into a generator. But all this contains the same steel which originally purchased in some other state and it got transferred from one state to another state. And without putting any value addition into it, the cost is increasing because of poor taxation system, that is CST. And 5% आप मान के चलो, 5% में मान के चलो, ज्यादा टैक्स नहीं, 5%। तो ये अगर 5 स्टेट क्रॉस करेगा because of transformation which is keep on happening. ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है और हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है ना। हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी मिलती है तो हम बोल रहे हैं, हम या फिर काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अगेन नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मील इनटू एन एनर्जी। सिमिलरली द होल वर्ल्ड इज डूइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, सो दैट इज कीप ऑन हैपनिंग इंसेप्शन से लेके एंड यूज तक। सो प्लास्टिक से लेके प्लास्टिक एक्सप्लोजिव तक, अनलेस अंटिल कि फिर उसका कुछ यूज ना हो, तब तक वो ट्रांसफॉर्म ही होता है। काउ से लेके घी तुम्हारे पेट में जाने तक ट्रांसफॉर्मेशन इज कीप ऑन हैपनिंग। बेसिक आयरन और से स्टील, स्टील से बैरिंग, बैरिंग से मोटर, मोटर से जनरेटर, जनरेटर शायद कहीं पे ट्रेन के अंदर लगा और ट्रेन किसी और स्टेट में बिकी, तो ये ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है ना, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड देन अगेन इट गॉट सोल्ड एज अ स्क्रैप, अगेन गॉट कन्वर्टेड इनटू एन आयरन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस कीप ऑन हैपनिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस कीप ऑन हैपनिंग। Forget about that transformation. Just think about, girls can understand this example with the jewelry. Move better away. Biscuit to bangles, bangles to earring, earring to gale ka haar, kandoro. You keep on converting those, no? The transformations keep on happening. Now just imagine this transformation is happening from one state to another state. अब समझ रहे हो? तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, फिर भी सीएसटी जितनी बार आप बेचते गए एक स्टेट से अदर स्टेट में, वो गोल घूम के वापस अगर गुजरात में भी आया ना तो भी महंगा हो जाएगा, which is unnecessary increasing the price of the goods. There is no such value addition which is there. And when now imagine a person situated in a Tamil Nadu in our example because of poor taxation system. ये कितना आपको लिंक करना पड़ेगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आर द पीपल हु इज अ काइंड ऑफ एन बैकबोन और एन डॉक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. सो यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर विजन. विजन हैज नो बाउंड्रीज. Knowledge has a boundaries. Vision has no boundaries. You imagine a situation. You don't consider yourself कि यार आटलू मोटू विचार तो मैंने खबर नहीं पड़े. No. Imagine. You cannot restrict yourself to Vadodara. Or you cannot restrict yourself to a transaction taking place from one shop to another shop. अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल सोचो, आप क्या सोचोगे?
ઘરની બહાર સોસાયટી વાળા અંકલે ગુડ્સ વેચ્યા બાજુવાળા અંકલને. ધીસ ઇઝ એન ઇમેજિનેશન. ટેક એન એક્ઝામ્પલ કે એક્સપોર્ટ. હજી આપણે મૂન પર નથી ગયા ને તો ત્યાં બી આપણે ગુડ સોલ્ડ फ्रॉम एन अर्थ टू मून व्हाट टैक्स वुड बी लेविड ऑन दैट? मार्स पे भेज रहे हैं गुड तो कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सी कंट्री चार्ज करेगी? वहां पे भी प्लॉट बिकने लगे हैं अभी तो मून पे भी, तो अभी उस पे क्या बिके, उस पे क्या लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी कौन सा स्टेट लेगा? अभी तो यूनाइटेड स्टेट ले रहा है. So this is what you need to understand. The point of bringing this point is not just to say that कि प्रोडक्ट हमें महंगा मिल रहा है just because, और ये आपको पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? There is nothing new which is coming. पूरे अर्थ आप देखो, अब ये ना विजन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो आप मेरे हिसाब से सोचना पड़ेगा. In earth, is there anything which you have added? No. Everything is there on an earth. मेरे को गैलेक्सी तक तो जाना नहीं है, हम अर्थ तक ही रहते हैं. अर्थ पे ऐसी कोई चीज है जो आप बोल सकते हो ये मैंने नया डाला, ऐसा कुछ है ही नहीं. कुछ है ऐसा नहीं होता है ना. Water get converted into a steam and steam again come as in water. So there is no new water which is coming from Mars. जो बारिश होती है वो पानी कहीं से आ नहीं रहा है, वो अपना ही है, यहां से ही है. So आप ये खोद के जो आयर निकाल रहे हो वो भी अर्थ का है और कन्वर्ट कर रहे हो, एक्सप्लोजिव में यूज कर रहे हो, एनर्जी फॉर्म में वो यूज हो गया तो वो भी वहीं पे है. There is nothing new which is coming. There is nothing new which is coming. So when there is nothing new which is coming, the same product is being sold multiple times, no? If something new is coming altogether from somewhere else, which earlier was not there, so there is no discovery which is happening. Discovery means finding something new. There is no something new which is there. It is just a transformation which is keep on happening. And when the transformation keep on happening, and you have a taxation system which added cost on a transformation, added cost, not value addition, adding a cost, that ultimately lead to an increase in the inflation, nothing else. And this inflation is not just inflation, to some extent it's good for the country, but just take an example. Now further we'll extend this example of the person situated in a Tamil Nadu. उसके पास कितना घूम के है, वो 100 रुपए वाली पेन उसके लिए कितने में हो गई? 115 में हो गई. अब वो बंदा एक्सपोर्टर है, ये पेन लेके अगर किसी और कंट्री में जाएगा बेचने के लिए, बोलेंगे मेरे को 115 में पड़ी है, मैं 115 में दे दूंगा, फिर भी कोई नहीं खरीदेगा बाहर वाली कंट्री में. क्यों? महंगा है यार, 100 रुपए मिल रहा है ये पेन. तो बोलेगा नहीं यार, मैंने तो 1 रुपए का मार्जिन ऐड नहीं किया, तो मेरी कॉस्ट क्यों 115 हो गई? 1 रुपए का मार्जिन में ऐड नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरे आगे वाले किसी ने नहीं किया है, तो भी ये पेन मेरे इंटरनेशनल मार्केट में महंगी क्यों हो गई? और इसलिए तो एक्सपोर्ट नहीं होता है हमारा, अब तक नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्टर के पास है गुड्स, तो अभी हम अर्थ को छोड़ के इंडिया पे आते हैं. पहले वो लार्जर विजन में सोचा, अभी अर्थ को छोड़ के हम इंडिया में आते हैं. तो इंडिया के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, वो इतना वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट एक्शन सिस्टम, कि इंडिया के बाहर गुड्स को जाने के लिए सस्ता चाहिए. गुड्स सस्ता है नहीं, महंगा हो रहा है. Therefore people are not buying Indian product. बोल रहे क्वालिटी प्रमाणे भाव વધારે છે. That is what the people will be saying, no? अभी क्यों हुआ? क्योंकि we have poor taxation system. तो एक्सपोर्ट क्यों करना है हमें? एक्सपोर्ट क्यों करना है? क्यों एक्सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? कैन एनीवन हैव एनी आइडिया? Foreign currency. Why we need foreign currency? Indian currency गांधी जी वाला मस्त लगा दिया फोटो. Why we need dollars? Why we need foreign currency? इंपोर्ट करने के लिए भी वही फॉरेन करेंसी काम आएगी. तो पे करने के लिए अभी हमारा कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है? इंपोर्ट. तो क्या फर्क पड़ता है? फॉरेन करेंसी चाहिए, दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट, नो? एक्सपोर्ट करो फॉरेन करेंसी આવશે, કરવાનું શું है? શું કરવાનું ફોરેન કરન્સી? ખિસ્સામાં આપણે એક નોટ રાખીએ, ચલો સારું લાગે, એક અલગ છે વોલેટમાં. હવે તો વોલેટ જ નથી મારી પાસે, રોકડા રૂપિયા કોઈ રાખતું જ નથી.
सो व्हाई यू नीड बेसिकली फॉरेन करेंसी? अभी ये छोड़ो, फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? हाय, हाउ यू सो फार? ले वो मैंने वो कहता था यार, व्हेन आई वाज वर्किंग नो इन वन एमएनसी, सो माय बॉस वाज काइंड ऑफ दिस, सो गुड मॉर्निंग आके बोलेगा हाउ आर यू, आई विल से गुड फाइन, तो वो बोलेगा सो फार, बहुत बड़ा काम आ रहा है, काम करना है, तो योर गुड इज गुड सो फार। सो बताओ क्या 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 करोगे फॉरेन करेंसी का शादी में? अरे लोग को रुपया उड़ाने अपने डॉलर उड़ाने, तारा लगन में मानना डॉलर उड़ाने। क्यों फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? आज का एक क्वेश्चन है, कल पूछूंगा मैं, फॉरेन करेंसी चाहिए क्यों? मेरे को पता है गूगल यूज करोगे आप, लेकिन मैं फिर भी यूज करके भी कल आंसर लेके आना। फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? Why we need to promote our export? क्या बेनिफिट होगा इंडिया को उससे? फॉरेन करेंसी चाहिए, बेनिफिट क्या होगा? कल ढूंढ के लाना, ये मैं पूछूंगा। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी ये फॉरेन करेंसी आया है तो इन इंडिया एवरीवन इज रेजिंग इन इनवॉइस इन इंडियन रुपी। कैन वी रेज इनवॉइस इन इंडिया? मतलब अगर आप क्लास की फी मुझे दे रहे हो इंडियन रुपीज में दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो मैं इनवॉइस आपको आ जाता है, आप जैसे पेमेंट करते हो एप्लीकेशन में, सीधा आपको चैट के अंदर इनवॉइस भी आ जाता है INR वाला। तो क्या मैं आपको इनवॉइस रेज कर सकता हूँ US डॉलर में? वी बोथ आर इन इंडिया, तो कैन आई रेज इनवॉइस इन US डॉलर और नॉट? और कैन आई रेज इनवॉइस के एक काम कर दे, इंटरना एक ગ્રુપની ફી છે આપણો અડધું 300 નું, और फाइनल નું તો થઈ જ ગયું છે અડધા 300 નું, કિલો 60,000 ભાવ છે ને, કિલો છે અત્યારે સોનાનો? હા 50, હા, તો ફાઇનલ વાળા અડધું 300 નું આપવાનું મને એક જણા. Can I raise invoice in this way? ये भी सोच के आना। तीसरा एक चीज आपको बता दूं, वो भी कल ढूंढ के आना, सोच लेना। आपने करेंसी नोट देखी हो ना, वहां पे भी लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। नोट જોઈ તમે નોટ, आई प्रॉमिस टू पे, it's a promissory note, no, given by an RBI governor. आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर 10 रुपया। तो अब 10 रुपए का नोट निकाल लेना, 10 रुपए का कॉइन निकाल लेना। 10 रुपए का भी कॉइन आता है ना, कॉइन पे लिखा होता है ये, क्यों नहीं? नोट पे क्यों लिखा होता है? पेपर फॉर्म आ जगह से प्रिंटिंग अच्छा, सिक्का में जगह नहीं होती। Is it a reason? जगह है तो छापे, हाँ दिखे तो बोल रहे हो, जूम करो जूम। Is it a reason? No, the coin does not require such disclosure because coin itself has the metal value of the same. 10 रुपए के कॉइन में जो मेटल होता है उसकी वैल्यू ही 10 रुपए जितनी होती है। सो देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। आप उसको बेचोगे ना तो भी उसके मेटल की वैल्यू, सो आप देखो तो 5 रुपए का सिक्को जाडो है रुपया करता, अथवा तो द काइंड ऑफ मेटल विच इज बीइंग यूज्ड नो इज डिफरेंट, काइंड ऑफ मेटल विच इज बीइंग यूज्ड इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द काइंड ऑफ मेटल विच इज बीइंग यूज्ड इन 1 rupee coin. Getting it? So that is the reason why it is not written. That is not required because it contains the metal value of the same, which paper don't have a value. So therefore, promise need to given कि भाई જ્યારે भी તમે આવશો એટલે સિક્કા તમને આપીશ, એટલે પહેલા સિક્કા ચાલતા હતા, અસરફિયા या फिर that gold kind of and coins રાજા મહારાજાના સમયમાં, that was having a coin value. Fine. So what we understood up till now today, मैंने जो दे दिया वो क्वेश्चन ढूंढ के लेके आना है।
that in earlier tax regime, because of multiple levels of a tax, some people are registered in some act, another people are not registered in another act, and there is no I'll say there is no crossroad between them. आनी रीते चालतो तो आनी रीते चालतो तो, and that ultimately end up with increasing the cost of the product, end up with an inflation, and this is very severe issue. You cannot ignore this sort of issue. Our country took after independence 60 years to understand this, and in 2004 they made a committee, and then in 2017 ultimately we have a GST. And obviously when the whole country is transforming from an earlier tax regime to the new tax regime, there would be speed breakers, there would be issues that would be there, but it is very good for a country. It's a very welcome step, I'll say, कि ये हो गया, वरना अभी भी नहीं होता. So it is very good for the country, and it is very good for the young professionals like us. Right? Because just imagine a person practicing since 1960s. तो आप अगर पहले बारे में सोचो तो वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस चार्टर या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट माने जाते, एंड पीपल वुड टेक एन एडवाइस ऑफ दिस पीपल कि भाई उसने दुनिया ज्यादा देखी है, उसको पूछो. 1944 में एक्साइज आया और ये भाई साहब है 60 से, और 60 से प्रैक्टिस कर रहा है कोई बंदा, अब तक कर रहा है, मतलब सीनियर chartered cost accountant. So people or a company will go to these people rather than coming to the young people like us. But now उसने दुनिया जो ज्यादा देखी थी तो दुनिया ही बदल गई. तो अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ने की स्पीड और हमारी पढ़ने की स्पीड, उनके एफर्ट्स और हमारे एफर्ट्स में बहुत फर्क होता है. हम जितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं उतने घंटे वो बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं. हमारे पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से टाइम निकालना है टू अंडरस्टैंड द ऑल टुगेदर न्यू लॉ. एंड दैट इज, आई विल से दैट इट इज फॉर पीपल लाइक अस हु स्टार्टेड देयर करियर इन दिस प्रोफेशनल फील्ड, और दे स्टार्टेड एंड देन द लॉ हैज चेंज्ड. This is an opportunity which you need to grab. And GST is very interesting area. Every transaction will teach you something. Every transaction, I'll say. अब ध्यान से देखो तो हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो गया. So every transaction will teach you something. So that is what you need to understand, and that is how, because of an earlier taxation system, we were looking for a solution, keeping in mind the right of the respective state government also. Fine, we have a break of 5 minutes and then again I'll start, because I know beyond certain minutes you would not understand anything. Fine, take a break of 5 minutes.